Hello everyone, it's me Azaz Ali Khan. This is going to be a discussion on the topic of separation of powers. ये स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हैं और डिटेल्ड होने का फ़ायदा ये है कि स्लाइड्स यूज़ करके चीज़ें आंसर के अंदर इनकारपोरेट की जा सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्लाइड के अंदर हर चीज़ याद की जाए। स्लाइड्स के अंदर बहुत सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यू कैन पिक एंड चूज एनी हाउ आई विल टेक अ सेपरेट क्लास ऑन हाउ टू अटेम्प्ट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्वेश्चन। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ वेरी इजी चैप्टर बिकॉज इस पे एक ही तरह का सवाल आता है जब भी आता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मेंट बाय दिस प्रिंसिपल एंड वेदर द सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जिस्ट इन द यूके। सेपरेशन ऑफ पावर कितनी हद तक एग्जिस्ट करता है यूके में या करता भी है कि नहीं, बट इस तरह का एक सवाल आता है। So there is always a standard format that you are going to follow. Now the first thing that we need to understand is that separation of power जो है, it is considered to be a fundamental principle of the UK Constitution because UK का Constitution uncodified है. So Constitution is based on a number of principles जैसे parliamentary supremacy है, rule of law है, इसी तरह separation of powers is considered to be a fundamental principle of the UK Constitution. Now, generally speaking, separation of powers simply means that the powers amongst the three basic institutions of the state, the parliament, the judiciary, and the executive, must be separate and independent of each other. ये एक जनरल डे टू डे डेफिनेशन है कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो आइडिया है वो सिंपली ये है कि किसी भी मुल्क में जो तीन मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, द लेजिस्लेचर विच इज़ योर पार्लियामेंट, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, इनके जो फंक्शंस है वो इंडिपेंडेंटली कैरी आउट किए जाएं एंड देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस बाय वन इंस्टीट्यूशन इनटू द टास्क ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन. This is a general idea of separation of powers. However, the problem is that the principle of separation of powers has been defined and interpreted differently by different people. Separation of power की कोई एक जनरल डिफिनेशन नहीं है जिस पे सबने कंसेंसस दिया हो, या सेपरेशन ऑफ पावर्स की कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं है. रादर the idea of separation of powers has been explained by a lot of different legal scholars and academics in different ways. एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू नो कि हमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस पता होनी चाहिए. स्टार्टिंग विद द प्योर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स व्हिच वाज गिवन बाय बेरन मॉन्टेस्क्यू. सो हमारा जो स्टार्टिंग पावर है सेपरेशन ऑफ पावर्स का वो ये होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इंपॉर्टेंट है. सेपरेशन ऑफ पावर्स ये कहता है कि आइडियली लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट के अपने सेपरेट फंक्शंस होने चाहिए. But on a deeper level, separation of powers has multiple meanings. Now, the first interpretation or first theory of separation of powers, which was given by Baron Montesquieu, which is also known as a pure theory of separation of powers, simply states that there should be a complete separation between the parliament, judiciary, and the executive. And by a complete separation, we mean that there should be no overlapping functions or no gray areas at all. सो बेरन मॉन्टेस्क्यू इस ओपिनियन का था, वो ये चाहता था कि जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली सेपरेट हों. कंप्लीटली का मतलब है 100% सेपरेशन होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी ओवरलैप की गुंजाइश नहीं हो. सो बिल्कुल क्लियर डिफाइंड बाउंड्रीज होनी चाहिए एंड देयर शुड बी नो ओवरलैप्स एट ऑल. And Montesquieu believed that this pure separation is extremely beneficial because it will prevent tyrannical laws from being passed, it will protect the liberty of the citizens, and it will ensure proper accountability. उसका व्यू पॉइंट ये था कि अगर एक ही बंदा लॉ बना भी रहा है, फैसला भी सुना रहा है और लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, तो इससे जो है टायरेनिकल लॉज आ सकती है, जुल्म और जबर वाली लॉज आ सकती है. इस वजह से ही बिलीव्ड दैट देयर शुड बी नो ओवरलैप्स एट ऑल. और जो ये थ्री ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनका आपस में बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए. लॉ को अपना एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लॉ को बनाएगा, एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो फैसला सुनाएगा, और एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉ को एग्जीक्यूट करेगा. अगर ये सारे पावर्स एक ही बंदे के हाथ में आए तो लॉज टायरेनिकल होंगी, जुल्म और जबर वाली लॉज होंगी. Although Montesquieu's idea of separation of powers is considered to be beneficial, it has a number of advantages. However, it has been strongly criticized for being unrealistic,
मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि मॉन्टेस्क्यू की जो डिस्क्रिप्शन है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, दैट कैन वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को फिट करना इज इम्पॉसिबल। और उसका रीजन ये है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनकोडिफाइड, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। सो सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके इज नॉट कोडिफाइड and the boundaries of each institution are not properly defined, the pure theory of separation of powers becomes almost impossible to incorporate, and that is why UK's constitution is better described as a fusion of powers rather than a separation of powers. सो प्योर सेपरेशन की बजाय यूके की कॉन्स्टिट्यूशन को कैरेक्टराइज किया जाता है एज अ फ्यूजन ऑफ पावर्स। जब हम फ्यूजन की बात करते हैं तो हमें उसे लिंक करना है टू द नेक्स्ट व्यू पॉइंट वॉल्टर बेजेट। जो फ्यूजन ऑफ पावर्स की टर्मिनोलॉजी है दैट इज एक्चुअली यूज्ड बाय प्रोफेसर वॉल्टर बेजेट, हु बिलीव that in UK the functions of the institutions are fused together rather than being separate। उस फ्यूजन को वॉल्टर बेजेट ने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट इज कंसिडर्ड टू बी अ फ्यूजन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, बिकॉज जो लोग एग्जीक्यूटिव में एज मिनिस्टर्स बैठे हैं दे आर आल्सो सिटिंग इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। So this fusion is one example which highlights that the UK constitution is based not on a separation but on a cooperation or a fusion of powers. Similar viewpoint is shared by Professor Ralph Dahrendorf। अपने ऐसे में हम डेरेंडॉर्फ का व्यू पॉइंट यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। द सेम व्यू पॉइंट इज सपोर्टेड बाय डेरेंडॉर्फ ऑल्सो, या हम इसको अपने कंक्लूजन के लिए भी बचा के रख सकते हैं। डेरेंडॉर्फ ने भी यही कहा है कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन नहीं है बल्कि देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, इट्स बेस्ड ऑन अ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। या तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसे में, या जो रेल्फ डेरेनरॉफ का व्यू पॉइंट है कंक्लूजन के लिए हम बचा के रख सकते हैं, बिकॉज जब हम टुवर्ड्स द एंड जाएंगे तो हम यही प्रूव करेंगे कि यूके के अंदर प्योर सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, और हमें ज़रूरत भी नहीं है प्योर सेपरेशन की, बिकॉज यूके के अंदर इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर विद म्यूचुअल कोऑपरेशन। सो जब हम ये कंक्लूजन में बोलेंगे तो उस टाइम पर रेल्फ डेरेनरॉफ को कोट किया जा सकता है कि दीज आर द व्यूज which are shared by Dahrendorf as well। Dahrendorf कहता है that it does not make sense to assume कि legislature, executive और judiciary completely unconnected हों। वो कहता है कि आपका सिस्टम चलता ही तब है जब इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक कोऑपरेशन होती है, जब इंस्टीट्यूशंस मिल के एक काम करते हैं। On certain occasions, the institutions have to come together to work for the betterment of the country. So that is what the UK constitution is based upon, not on a separation of powers। So ये तीन व्यू पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने याद रखने हैं। मोंटेस्क्यू, कैबिनेट की एग्जांपल और फ्यूजन ऑफ पावर्स ऑफ वॉल्टर बेजेट, एंड कोऑपरेशन का व्यू पॉइंट बाय रैल्फ डेरेनडॉर्फ। On the other hand, there are certain legal scholars who are skeptical of the idea of separation of powers। कुछ लीगल स्कॉलर्स ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज भी किया है, एंड दोज पीपल आर मेनली आइवर जेनिंग्स एंड प्रोफेसर जेफरी मार्शल। जेनिंग्स एंड मार्शल सिंपली बिलीव दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ बेसलेस प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स एक यूजफुल डॉक्ट्राइन नहीं है। व्हाई? बिकॉज इन रियलिटी द पावर विल ऑलवेज रिसाइड इन द हैंड्स ऑफ वन इंस्टीट्यूशन विच इज द गवर्नमेंट। सो आइवर जेनिंग्स और जेफरी मार्शल का जो व्यू पॉइंट है मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कि जेनिंग्स और मार्शल जो है दे आर skeptical of the idea of separation of powers। they believe that it is not a useful principle because in reality the power will always be exercised by one institution which will be the government। the idea of elective dictatorship जो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट डोमिनेट करता है पार्लियामेंट्री एजेंडा को, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बिल्स अप्रूव कराती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, ये सारी चीजें जेनिंग्स एंड मार्शल कहते हैं कि रियलिटी में ये होता है, एंड दैट इज व्हाई सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नॉट अ यूजफुल प्रिंसिपल। हावेवर, हमने अपने आंसर्स के अंदर आइवर जेनिंग्स और मार्शल का काउंटर आर्गुमेंट देना होता है, हमने बताना होता है that this is not true। What Jennings and Marshall are saying is because they believe in Montesquieu's definition of separation of powers।
जो जेनिंग्स और मार्शल है वो ये व्यू पॉइंट इसलिए रखते हैं बिकॉज वो मॉन्टेस्क्यू के फॉलोअर्स हैं और मॉन्टेस्क्यू प्योर सेपरेशन में बिलीव करता था, जबकि हम ये कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो रियल पर्पज है दैट इज नॉट टू कीप द इंस्टीट्यूशन सेपरेट. द रियल पर्पज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज टू अवॉइड एन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, to prevent the tyrannical laws from being passed, to prevent an arbitrary form of government. एंड उसके बाद सेपरेशन की बारी आती है, उसके बाद फंक्शंस एलोकेट करने की बारी आती है. सो इन सिंपल वर्ड्स, जो आइवर जेनिंग्स और जेफरी मार्शल कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये मुमकिन नहीं है, वो इन रिस्पॉन्स टू मॉन्टेस्क्यूज डिफिनीशन कह रहे हैं, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू की जो डिफिनीशन थी वो प्योर सेपरेशन ऑफ पावर्स की थी कि ये तीनों इंस्टीट्यूशंस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए. सो इन रिस्पॉन्स टू दैट डिफिनीशन इनकी ये क्रिटिसिज्म है दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नॉट अ यूजफुल डॉक्ट्रिन. एरिक बेरेंट ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को लिटरली नहीं लेना हमने. सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट शुड नॉट बी टेकन लिटरली. लिटरल मीनिंग क्या है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, कि सेपरेट होने चाहिए इंस्टीट्यूशंस. एरिक बेरेंट कह रहा है कि हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स का पर्पस देखना है. द रियल पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज to make sure that no single institution is over concentrated with the powers. कि पावर शेयर कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा पावर्स ना आ जाए. सो बैलेंस होना चाहिए, ओवर कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए. फ्यूजन हो सकती है, ओवरलैप्स हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा पावर ना चली जाए. एंड फॉर दैट वी डिवाइड द पावर्स. इस वजह से हम पावर्स को डिवाइड करते हैं. सो डिवीजन इज नॉट द प्राइमरी टास्क. द प्राइमरी टास्क इज टू इंश्योर के ओवर कंसंट्रेशन ना हो, किसी एक के पास ज्यादा पावर नहीं जानी चाहिए, फ्यूजन हो सकती है, ओवरलैप्स हो सकते हैं. So this is the meaning of separation of powers according to Eric Barron, and this is exactly what works for the UK's uncodified constitution. जब हमारी ये सारी डिस्कशन हो जाएगी regarding the meaning of separation of powers, you can take one case from here to include in answers. For example, here in this slide, ex parte fire brigades union का केस है. इन दिस स्लाइड ए वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिंगम की स्टेटमेंट है, या इस स्लाइड में बेरन मेयरवर्थ वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का केस है, लेविसन जे की स्टेटमेंट है. कोई भी एक स्टेटमेंट यूज की जा सकती है हाईलाइटिंग कि जजेस का भी यही व्यू पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में, that separation of powers in UK cannot exist in its pure form. ये जो लिविस एंड जे की स्टेटमेंट है, द सेपरेशन ऑफ पावर्स although not quite in its pure form that Montesquieu imagined has always been part of our constitution. This can be used to support our viewpoint that not only the legal scholars and academics but also the judges are of the view that separation of powers cannot exist in its pure form in the UK's constitution. ये केस लॉ यहाँ पर इनकारपोरेट करने की बजाय इंट्रोज और कंक्लूजन में भी डाला जा सकता है. फॉर इंस्टेंस वी कैन स्टार्ट आवर आंसर विद द कोटेशन. इस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड द एकेडमिक डिबेट on the meaning and definition of separation of powers. In the second part of this class, we will discuss the relationship between the institutions of the state. Thank you. Allah Hafiz.